तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको परीक्षा में आना ही आना है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा चूज करने के बाद, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग बनाए हुए हैं। और आप इसको यदि देखते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको 100% समझ में आ जाएंगे। और आज आप लोग के लिए, सबको, सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, मेरे बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज है 1/1/2026। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट जी कि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग न्यू ईयर में एक नए जोश एवं नए उमंग के साथ पढ़िए, ताकि आप लोग का अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ताकि आप लोग का और भी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। यानी कहने का मतलब, यदि आप लोग का 12th क्लास में मार्क्स अच्छे रहेंगे तो उसके बेसिस पे फॉर्म भरेंगे, आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन अच्छे से हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था? पर्यावरण मतलब समझ रहे, जंगल से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1986 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बाबू, एकदम ध्यान से 35वां सवाल देखिएगा। शहरी धूप कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो भैया आप शहरों में जाते हैं मेरे भाई, तो आप देखते हैं पहले ही धुंधला टाइप का दिखाई देता है। और याद रहेगा, तो वही बाबू, शहरी धूप कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो बाबू ये मृदा प्रदूषण होगा नहीं, ध्वनि प्रदूषण होगा नहीं, जल प्रदूषण होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? वायु प्रदूषण। क्या होगा मेरे भाई? वायु प्रदूषण। आप लोग देखिए, हैप्पी न्यू ईयर में ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर बोलिए, लेकिन इधरों भी ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर भाई, निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देखिए बाबू, वायु प्रदूषण भी नगर नगर में होता है, पेयजल की कमी भी होता है, मलिन मलिन बस्ती भी होता है, तो ये भी होता है। तो ए बाबू हेलो, थोड़ा गौर करिएगा, ये कट नहीं, ये सब की सब होता है, ये भी ये भी ये भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? तो हो जाएगा वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती, इनमें से सभी जो है नगरीय समस्या में शामिल है। नेक्स्ट नंबर, कितने पीएच मान का जल प्रदूषण माना जाता है? कितने पीएच जल का मान प्रदूषण माना जाता है? तो मेरे भाई, जिसका पीएच मान बाबू समझ में आ रहा है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच आप लोग पढ़े थे 10 क्लास में, तो जिसका आप लोग पता होना चाहिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो याद रहेगा, कितने जल पीएच का मान जल प्रदूषण माना जाता है? तो 3। नेक्स्ट है मेरे भाई, देखिएगा ढंग से, भारत में कितने प्रमुख पतन है? भारत में कितने प्रमुख पतन है? तो याद रहेगा, भारत में कुल 12 प्रमुख पतन है। पतन का मतलब होता है वैसे जगह जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकता है और वहीं से आयात या निर्यात होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है मेरे भाई? तो आप लोग जान लीजिए, सबसे बड़ा कहेगा तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को ये पूरा समझ में आ रहा होगा तो इसको एकदम ठोक दीजिए लाइक को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इनसाइट का संबंध है बाबू, इनसाइट, 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 इनसाइट का संबंध है बाबू। इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। बाबू इंडियन नेशनल साइट का सैटेलाइट सिस्टम होता है। तो इनसाइट का संबंध जो है ये उपग्रह संचार से है। किससे है? उपग्रह संचार से है, उपग्रह संचार से है मेरे भाई। देखिएगा ध्यान से, किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? तो बाबू ये द्वार 26 है, और जग जाइए, क्योंकि आप लोग नहीं जगेंगे तो आप, याद रहेगा कि 1 महीना बाद, यानी 1 मंथ बाद जस्ट आप लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है। और आप लोग बताइए एग्जाम में क्या लिखेंगे मेरे भाई? यदि आप लोग अच्छे से रहेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर हो जाएंगे, और जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे तो बाबू तहलका मच जाएगा। इसलिए 1 महीना देखिए बाबू, दबा कर रगड़ कर मेहनत करिए, इधर उधर घूमिए मत, मोबाइल उतना मत चलाइए, सिर्फ मोबाइल चलाइए तो पढ़ाई बोला। ठीक है, तो किस नदी में नाव की चाल, दो बाबू चाल देखिएगा, चाल एक मैंने कहा, किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? तो बाबू वो है चेनाब में। चेनाब जो बाबू है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली एक नदी है। अभी अभी आप लोग जाने कि दुनिया के सबसे ऊंचा रेल मार्ग जो है चेनाब नदी पर ही बनाया गया है।
और ये नदी में नाव इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि इसका बहाव सबसे तीव्र गति से है। तीव्र गति का मतलब होता है तेज से है, और इसकी गहराई ज्यादा होने के कारण इसमें नाव नहीं चल सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। ठीक है, चेनाब नदी। टीवी सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? टीवी सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई थी मेरे भाई? तो याद रहेगा टीवी सेवाएं, आप समझ रहे हैं ना, अभी टीवी पर देख रहे हैं आप लोग, तो टीवी सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। टीवी का मतलब होता है टेलीविजन। क्या होता है? टेलीविजन। इसको पूरा नाम है टीवी का टेलीविजन। तो याद रहेगा कि टीवी सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1959 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो मेरे भाई ये है नावा सेवा, या नावा सेवा ही आप लोग का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट नंबर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। देखिए भैया, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार जो है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद मतलब समझ में आ रहा है? प्रयागराज से हल्दिया तक है इसका विस्तार, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो याद रहिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार जो है प्रयागराज से हल्दिया, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? अब देखिए ये पूछने वाला है, आप लोग पता होना चाहिए। नीति आयोग की स्थापना अभी लगल हुआ है 2015 में। ठीक है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया है। अब लोगों को ये कई बार बता दिया गया है। इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? तो याद रखिएगा बाबू कि ये जो सूखा संभावित क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है कौन सा? गुजरात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा गुजरात है जो सूखा संभावित क्षेत्र है, और सबसे सूखा संभावित पूछेगा क्षेत्र और राजस्थान आ जाए तो राजस्थान टिक मारिएगा। ठीक है ना, राजस्थान ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो भाई गुजरात में सूरत भी है, तो इसका ए भी हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो अवस्थित है ना। निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो गुजरात में सूरत है, इसलिए ये नहीं होगा। बाबू राजकोटा, ये भी आप लोगों को है आप लोग गुजरात में, तो इसलिए भी ये नहीं होगा। ये बड़ोदरा भी है, ये भी नहीं होगा। होगा कौन? नासिक। नासिक जो है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई, नासिक में, सॉरी नासिक जो है मुंबई में है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है थोड़ा सर्दी के मौसम है, देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर है, जलपूजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तू नहीं सुधरेगा जी, अच्छा से टाइप करिए खाली, एकदम देख रहे हैं ना कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, देखिएगा थोड़ा सुधर जाइए ना। तो देखिए यहीं पर पटक पटक मारेंगे, ठीक है ना, नहीं तो खोआ खाए। देखिए खाली पनीर खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आप लोग अभी सबको हैप्पी न्यू ईयर 2026 की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग एकदम मन से तन से ढंग से पढ़िए और अपने माता पिता के सपनों का साकार कीजिए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ते रहे और आपको पढ़ाने के लिए पैसा देते रहे। आज जल्दी आप ऐसा कीजिए कि नौकरी वोकरी लेकर उनको पैसा दीजिए, ठीक है, नहीं तो कर्ज विरासत के रूप में रह जाएगा। आलापूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आलापूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रहेगा अल्लाह। तो बाबू आलापूझा औद्योगिक केंद्र जो है केरल में अवस्थित है। कहाँ पर है? केरल। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम या तिरुवनंतपुरम। देखिए, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? भाइयों वैसे उद्योग याद रहेगा जिसको लोग ना खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो लोग उसको क्या करते हैं, खाते हैं, तो वैसे उद्योग को उपभोक्ता उद्योग जाना जाता है। क्या रूप में जाना जाता है? उपभोक्ता उद्योग के रूप में जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, आए देंगे। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? एक गाना था, सोलापुर से मंगाया डीजे, जरा डीजे बजा दे, मेरा सॉन्ग बजा देना जी। तो 16 साल सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? याद रहेगा 16 साल, याद रहेगा सोलापुर जो होता है उसमें ना, याद रहेगा सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। क्या चीज के लिए? याद रहेगा ज्यादातर साल जो बनता है सूती वस्त्र से बनता है, इसलिए हम साल बोलते हैं, ठीक है ना। सोलापुर जो है सूती वस्त्र से के लिए मशहूर है सबसे ज्यादा, और सोलापुर में सूती वस्त्र से क्या बनाए जाते हैं? सबसे ज्यादा चादर बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो याद रहिएगा बाबू, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी
पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक। सॉफ्टवेयर तकनीकी, तकनीकी मतलब जरा टेक्निकल। देखिए इधर नेक्स्ट, सूती वस्त्र की राजधानी है। अरे भाई, तो देश की राजधानी नहीं है, ये सूती वस्त्र की राजधानी है। तो मेरे भाई, मेरे बबुआ, मेरे दोस्त, देखिए तो सूती वस्त्र की जो राजधानी है वो है कहाँ पर है? मुंबई है। मुंबई जो है सूती वस्त्र की राजधानी है, याद रहेगा। इसमें सूती वस्त्र सबसे ज्यादा साल बनाए जाते हैं इसमें भी, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मोहाली, देखिएगा बाबू, सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। कहाँ पर है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ गढ़ की राजधानी चंडीगढ़। तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? तो याद रहेगा ये चंडीगढ़ में है। और इसको ध्यान से ढंग से पढ़ते रहिए, और आप लोग परीक्षा में आएगा तो आप लोग छोड़िएगा मत कोई भी सवाल, एकदम मारिए उलट पुलट जाए, धरती उलट जाए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिएगा थोड़ा। अरे कान दर्द करने लग रहा है जी, एकदम चाप दे रहा था। चलिए, इनमें सूती कपड़ा उद्योग का विकास पहले कहाँ हुआ था? इनमें सूती कपड़ा उद्योग का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो याद रहेगा, सूती वस्त्र का विकास जो हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। याद रहेगा, कलकत्ता इज द राइट आंसर। राइट राइट राइट। नेक्स्ट, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? मेरे भाई, पारादीप पतन जो है किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो याद रहेगा, पारा जो द्वीप है वो महानदी के तट पर स्थित है। माने सॉरी, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर है? तो डेल्टा महानदी पर है, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हाँ, ये आप लोग का परीक्षा में बहुत बार है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ना आप लोग तो इसको जान भी रहे हैं। चलिए, कह रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भाई यदि आप पढ़ने वाले हैं ना, पढ़ने वाले या क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, बी में है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी है गुवाहाटी। आप याद रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है? बाबू, भू आबद्ध पतन का मतलब समझिए, वैसे पतन जो तीनों तरफ से यानी चारों तरफ गई, चारों तरफ से एकदम भूमि से यानी स्थल से घिरा हुआ हो। लेकिन बाबू वहां पर देखिए बंदर क्या होता है कि चैन पर क्या किया जाता है, एक रास्ते बनाए जाते हैं और वहीं से जो जहाज होते हैं उस चैन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और सभी जगह पर स्थल है, याद रहेगा स्थल, लेकिन चैन के माध्यम से क्या करते हैं, वो एक जगह पर लाया जाता है, उसे बोला जाता है भू आबद्ध पतन। तो भू आबद्ध पतन जो है कौन सा है? तो बाबू विशाखापट्टनम। याद रहेगा, विशाखापट्टनम जो है भू आबद्ध पतन है, ठीक है, जो सभी दिशाओं में स्थल ही स्थल है और उसको चैन पर खींच कर लाया जाता है सभी सामानों को। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर आप लोग जानिए रहे, नागपुर जो है सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मेरे भाई, करा पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप जो बाबू बंदरगाह है वो है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा इसमें है, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? मेरे भाई आप लोग बता दिया जाए किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल द्वारा। क्या द्वारा? जल द्वारा। इसलिए लोग क्या करते देखिएगा कि बीमारी से बचने के लिए लोग आरओ लगवा रहे हैं, या नहीं तो देखिएगा कि वो बोल रहे हैं कि पानी को जब खाना वाना खाते हैं या पानी पीना होता है तो पनिया गर्म करके पीते हैं ताकि उनको बीमारी ना हो। तो सबसे अधिक बीमारी उत्पन्न होता है तो वो जल द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत से। नेक्स्ट नंबर है, निम्न में कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? खनिज का मतलब समझ में आ रहा ना, कि जिसको धरती के अंदर से या धरती के भूभाग के निचले स्तर से निकाल कर बनाया जाता है। तो याद रहेगा बाबू, निम्न में कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, मतलब खनिज वाला उद्योग नहीं है। तो आप लोग पता होना, तांबा ये आप लोग खनिज उद्योग है, तो ये नहीं होगा। सीमेंट भी खनिज उद्योग है, जिसको CaCO3 इसका कच्चा माल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं होगा। लोहा एवं इस्पात, ये भी आप लोग धरती के अंदर से निकाला जाता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि ये आप लोग को पता होना चाहिए, सूती वस्त्र के लिए कपास के लिए खेती किया जाता है, कपास आपको पता, तब जाकर सूती वस्त्र बनता है। तो ये याद रहिएगा स्टूडेंट जी, ये जो है उद्योग डी
ये जो है उद्योग आधारित, सॉरी, खनिज आधारित उद्योग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कोयला खदानों में से, समझिएगा, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? हम नवा बम्बई मत रे जो ना तो हो जइबे रे माटी। देखिए बाबू, ये थोड़ा सा गाना का तर्ज था। निम्नलिखित में देखो ना, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? तो याद रहेगा बाबू, झारखंड में जो है, झारखंड में ये बोकारो भी है, ये तो नहीं होगा। गिरिडीह भी झारखंड में, ये भी नहीं होगा। झरिया आप लोग कोयला खाने हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंगरौली। सिंगरौली जो बाबू मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डिवाइडर है। ये सिंगरौली जो है कोयला खदान जो है झारखंड में नहीं है, मध्य प्रदेश के अधिक भू क्षेत्र में आता है और उत्तर प्रदेश में थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंगरौली होगा। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर बाबू आपको पता होना चाहिए, जब कच्चा लोहा में मैग्नीज मिला दिया जाता है तो स्टील बनता है। स्टील बोले तो इस्पात बनता है। ठीक है, इस्पात, इंग्लिश में स्टील। तो कांचा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है मेरे भाई? इस्पात बनाया जाता है। इस्पात इसका राइट आंसर, जिसको स्टील कहते हैं हम लोग। इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत का मतलब होता है वैसा ऊर्जा, बाबू परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है कि वैसे ऊर्जा जिसको हम लोग सदियों से यूज करते आ रहे हैं, बहुत वर्षों से यूज करते आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। तो बाबू पेट्रोलियम को ना हम लोग परंपरा है यूज करते हैं, बाइक वगैरह में डलवा देते हैं तेल, तो ये परंपरा बन गया है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका ये नहीं होगा, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये होगा। सॉरी सॉरी, मच्छर बैठ गया क्या जी? ओ भाई, यहाँ पर है, देखिए, अगर इस पर कोई भी डिस्प्ले पर छोटा सा भी जीवाणु और बैठ जाए, कोई भी जीव बैठ जाए, तो ये काम करना बंद हो जाता है। इतना सेंसिटिव पैनल है ये। तो मेरे भाई, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? हम बोले ना कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसको लोग सदियों से यूज कर रहे हैं, जो हमेशा यूज कर रहे हैं, तो वैसे ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो पेट्रोलियम का हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी होगा। प्राकृतिक गैस का भी यूज करते हैं, यानी एलपीजी गैस, वो भी होगा। या सीएनजी का यूज कर रहे हैं आप लोग, सीएनजी के देख ही रहे, गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये भी परंपरागत हो जाएगा। कोयला भी तो परंपरा है भाई, चिमनी भट्टियों को चलाने के लिए इसी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। डी डी याद रहेगा। इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? डी। नेक्स्ट नंबर मेरे भाई, सिंगरैनी है। सिंगरैनी याद रहेगा, सिंगरैनी जो है एक खनन नगर है। सिंगरैनी क्या है? खनन नगर है, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। सिंगरैनी कहाँ पर है? तेलंगाना में है, जो कि क्या है? खनन नगर है। याद रहे, खनन का मतलब होता है यहाँ से वो कोयला निकाला जाता है, खुदाई करके। ठीक है ना, मतलब यहाँ से खनन में क्या मिलता है? कोयला निकाला जाता है सिंगरैनी में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? मेरे भाई, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी कब की गई थी? कब की गई थी? 1948 में, 1948 में किया गया था। क्या चीज़ का स्थापना? परमाणु ऊर्जा आयोग की। याद रहेगा, परमाणु ऊर्जा आयोग की जो गठन किया गया था 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया था, जो इंडिया में किया गया था। नेक्स्ट है, और आप लोग बता दें, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है? देखिए बाबू, गैर परंपरागत का मतलब होता है कि जो परंपरागत नहीं हो, मतलब जिसका उपयोग ना मानव जो है सदियों से नहीं करता आ रहा हो। सही सही बताइएगा बाबू, कोयला तो हम लोग सदियों से यूज करते आ रहे हैं, तो ये आप लोग का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सर नहीं है, क्योंकि ये तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो ये नहीं होगा। अभी जस्ट पढ़े, खनिज तेल। खनिज तेल के आज भी हम लोग बहुत बहुत पहले से यूज हो रहा है। पहले मिट्टी के तेल यानी केरोसिन का तेल यूज किया जा रहा था, पेट्रोल किया जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा मेरे भाई। जल विद्युत, आप लोग देखिए रहे, विद्युत जो चल रहा है, जल विद्युत पवन चक्की द्वारा, नहीं, जल विद्युत जो होता है डैम पर बनाया जाता है जल विद्युत, तो ये भी नहीं होगा। याद रहेगा बाबू, सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। बाबू, ये ऊर्जा का गैर परंपरागत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो उपयोग मानव अब करना शुरू कर दिए हैं, सौर पैनल लगाकर। पहले इसका यूज नहीं किया जा रहा था। ठीक है,
और आप लोगों के लिए लास्ट नंबर सवाल है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी थे केजरीवाल जी, वो एक ही बात हमेशा भाषण में बोलते थे कि मैं इस वर्ष यमुना नदी को सफाई करवा दूंगा, लेकिन नहीं करवाते थे। बार बार हर साल यही बोलते थे, लेकिन जो है जनता है वहाँ की आक्रोश हो गई और अब जो है यमुना नदी का सफाई शुरू हो गया क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन चुका है। ठीक है ना। तो ये आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो यमुना है, जो कि बाबू दिल्ली और उत्तर प्रदेश जितने भी मतलब का है जो कारखाने हैं उसका जो टोटल का टोटल कचरा जो है यमुना नदी में बहा दिया जाता है। तो आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।